मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे G20 के जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका सम्मेलन और भारत की दो ऐतिहासिक उपलब्धि और इस सम्मेलन के अमेरिका के बाइकाट के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अभी 21, 22, 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 देशों का सम्मेलन हुआ, जिसका अमेरिका ने बाइकाट किया और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे। और उस अनुपस्थिति के कारण और अमेरिका के बाइकाट के कारण G20 के नेता के रूप में भारत जोहान्सबर्ग में अपने आप को स्थापित किया। और इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये हुई है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसके मेंबर अगर अमेरिका है तो अमेरिका के बिना कोई भी प्रस्ताव आज तक पारित नहीं होता था। लेकिन जोहान्सबर्ग की G20 सम्मेलन में अमेरिका के अनुपस्थिति में G20 सम्मेलन में जो जलवायु घोषणा पत्र जारी किया गया अमेरिका के बिना सहमति के, ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। और इससे तो लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो अमेरिका की दादागिरी है वो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। आज तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका के जो हेजिमनी है वो समाप्ति की ओर अब आगे बढ़ रही है। अभी पिछले एक साल में आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ वार के चलते अपने राष्ट्र के आर्थिक हित को पूरा किया और अपने निजी व्यावसायिक हित को पूरा किया। अभी आप देखेंगे कि अमेरिका में पिछले 1.5-2 माह से शटडाउन के चलते बजट पास नहीं होने के कारण 2 माह से अमेरिकी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा था। और ये जो टैरिफ वार है ट्रम्प के, इसके चलते अमेरिका में महंगाई दर अभी सबसे अधिक है। तो टैरिफ वार से अमेरिकी राष्ट्र के हित को ट्रंप ने कितना साधा है और अपने निजी व्यवसायिक हित को कितना साधा है, ये तो बाद में पता चलेगा। इसका परिणाम 5 से 7 साल में पता लगेंगे। तब तक अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात की शुरुआत हो गई है, जो क्लाइमेट डिक्लेरेशन है जोहान्सबर्ग में, जिसमें आज 10 साल से चर्चा चल रहा है और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए और टेम्परेचर की जो ग्रोथ है हर वर्ष उसको रोकने के लिए और हरित विकास के लिए जो घोषणा पत्र किया गया है, जिसमें विकसित राष्ट्रों को, विकासशील राष्ट्रों को कुछ हर्जाना क्षतिपूर्ति देना है, जिसको ट्रंप ने देने से इनकार कर दिया पिछले कार्यकाल में। और इसीलिए जो क्लाइमेट डिक्लेरेशन है, पेरिस घोषणा पत्र है, वो लागू नहीं हो पाया। लेकिन इस सम्मेलन में क्लाइमेट डिक्लेरेशन का घोषणा किया गया अमेरिका के बिना सहमति से। और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा कि इसके बारे में हम अमेरिका से निगोशिएशन ही नहीं करेंगे। ये तो क्या होगा वो भविष्य में पता लगेगा। एक उपलब्धि हुई है, भारत ने G20 के
नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। दूसरा, जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत के जो एलआई बनी है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए, खासकर एआई के लिए जो एलआई बनी है, प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी विकास के लिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। खासकर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ट्रम्प के टेरिफ के आतंक है और ट्रम्प के अमेरिकी स्वार्थ की जो आतंक है, इससे कनाडा भी परेशान है, ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है। और ट्रम्प ने अमेरिका के जो साख एक साल में गिराया है, तो इसको पुनः बहाल करने में अमेरिका को 50 साल लग जाएंगे। आज दुनिया के किसी देश के लिए अमेरिका एक विश्वसनीय राष्ट्र नहीं रह गया है। हालांकि ट्रम्प की जो नीति है, वो उससे क्या उपलब्धि हासिल हो सकता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अमेरिका के साथ निश्चित रूप से गिरा है और अमेरिका की जो दादागिरी है वो धीरे धीरे समाप्त होने की ओर अग्रसर है। दूसरी जो ऐतिहासिक उपलब्धि हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, ये इतिहास साबित करेगा इस उपलब्धि को और भविष्य में इसके परिणाम देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत की एलआई ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि कनाडा की जो क्षेत्रफल है और खनिज संसाधन है विशाल है। कनाडा की क्षेत्रफल भारत से तिगुना है, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल तिगुना है, खनिज संसाधन से परिपूर्ण है। कनाडा की जनसंख्या है 4 करोड़ 10 लाख, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है 2 करोड़ 80 लाख, लेकिन खनिज संसाधन, वन संसाधन से परिपूर्ण है दोनों देश। और खासकर भारत के जो स्किल लेबर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, जो अमेरिकी H1B वीजा के लिए लाइन लगाए हुए हैं, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में द्वार खुल रहा है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कनाडा की जीडीपी है लगभग $2.3 ट्रिलियन, ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी है $1.8 ट्रिलियन, और दोनों विकसित राष्ट्र हैं। और अगर जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया कदम उठा रहे हैं H1B वीजा के लिए, तो भारत के जो स्किल्ड लेबर हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक हैं, इनके लिए एक द्वार खुल जाएगा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में। और अमेरिका के पीछे पड़ने की जो भारत के लोगों की मानसिकता है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जो अमेरिका के क्लाइंट स्टेट होने की एक जो मानसिकता है, इसमें मानसिकता को ऑस्ट्रेलिया को भी और कनाडा को भी बदलने की जरूरत है। अगर तीनों राष्ट्रों की एलआई बन जाए तो भारत के विकास के लिए, ऑस्ट्रेलिया के विकास के लिए और कनाडा के विकास के लिए और विश्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम होगी। और भारत सरकार ने जो एलआई बनाया है, प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के लिए, खासकर एआई के लिए जो एलआई बनी है, ये दुनिया के लिए एक लाभकारी होगी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के लिए तो लाभकारी होगी ही। और जो अमेरिका के जो एलआई हैं, चाहे नाटो के मेंबर हों या फाइव आइज कंट्री हो, जैसे
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड जो अपने आप को एक अमेरिका के क्लाइंट स्टेट मान चुके हैं मानसिक रूप से, इनको उबरना होगा और भारत के साथ आना होगा। और भारत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के नेतृत्व में अमेरिका को चुनौती दी जा सकती है। और अभी तो कई कैनेडियन लोग इसमें सोशल मीडिया में टिप्पणी कर रहे हैं कि CIA अलायंस एक अलायंस बननी चाहिए, कनाडा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया CIA की अलायंस बननी चाहिए, अमेरिका के जो आतंक की नीति है उसको चुनौती देने के लिए। अभी 6 महीना पहले ट्रूडो का जो नीति था भारत विरोध की और जो संबंध खराब हुए थे कनाडा की और कनाडा की और भारत की संबंध खराब हुई थी, बायलेटरल रिलेशन जो है, द्विपक्षीय संबंध जो है दोनों देशों की, उसको डाउन कर दिया गया था। कौन कल्पना कर सकता था कि आज कनाडा भविष्य में 3-4 महीना बाद भारत की एलआई बन जाएगा। लेकिन इसमें कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जो हैं, उनके महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैंने कई वीडियो में बोला था कि कनाडा और भारत एक दूसरे के लिए आवश्यक बुराई है। उनको जो चीज चाहिए अपने विकास के लिए, जो स्किल्ड लेबर चाहिए कनाडा को, वो भारत आपूर्ति कर सकता है और भारत को जो चाहिए वो कनाडा आपूर्ति कर सकता है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को भी मान सकते हैं। और अंततोगत्वा जोहान्सबर्ग के जी सम्मेलन में तीनों का एलआई बन गया है, गठबंधन बन गया है, जो तीनों राष्ट्रों के विकास के लिए भविष्य में एक प्रगतिशील और सार्थक कदम होगी और तीनों राष्ट्र विकास करेंगे। तो आज जो अमेरिका की चुनौती है, भारत और अमेरिका की जो ट्रेड है उसको एकदम से तो भारत और अमेरिका के संबंध है उसको भारत खराब नहीं कर सकता, क्योंकि आज की दुनिया में जो व्यावसायिक दुनिया है, तिजारत की दुनिया है, उसमें ट्रेड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन ट्रम्प चाहे लाख कोशिश कर ले, अमेरिका और भारत भी एक दूसरे के लिए आवश्यक बुराई है, जिसको ट्रम्प ने भी अभी स्वीकार किया कि हमारे लिए, अमेरिका के लिए भारत की टैलेंट की आवश्यकता है। हमारे यहाँ विकास के लिए जितना आवश्यकता है उतना टैलेंट नहीं है, इसने खुद स्वीकार किया है अपने अभी एक इंटरव्यू में। तो अंततोगत्वा अमेरिका को भारत के सामने झुकना पड़ेगा, उसकी दादागिरी की नीति है उसको समाप्त करना पड़ेगा और ट्रेड एग्रीमेंट होगा और भारत के शर्तों के अनुसार भी होगा। अमेरिका के शर्तों को भी मानना पड़ेगा, लेकिन एक तरफा अमेरिका के शर्तों के अनुसार नहीं होगा। लेकिन अभी जो G20 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन है, इसमें इस सम्मेलन को भारत के दो उपलब्धियों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। एक, अमेरिका के बिना सहमति के क्लाइमेट डिक्लेरेशन पास होना और जो होस्ट नेशन है साउथ अफ्रीका, उसके प्रेसिडेंट द्वारा कहना कि हम अमेरिका से निगोशिएशन नहीं करेंगे। तो इससे इसको शुरुआत माना जाना चाहिए कि अमेरिका की जो दादागिरी है उसकी समाप्त होने की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत के एलआई बनना।
और भारत की भी इकोनॉमी आज $4.25 ट्रिलियन की है और अगले 2 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी और भारत की जीडीपी 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी 2027 दिसंबर तक। और भारत के साथ एलआई और कोऑपरेशन से ऑस्ट्रेलिया भी विकास करेगा, कनाडा भी विकास करेगा, भारत भी विकास करेगा। और जो आज ट्रेड है भारत और कनाडा के बीच और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगले 3 से 5 साल में डबल हो जाएंगे। तो भारत की जो इस जोहान्सबर्ग के G20 सम्मेलन है वो बहुत बड़ी रिमार्केबल हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। अभी G20 की स्थापना आप लोग सब जानते हैं 1999 में हुआ था, जब पूरे एशियाई राष्ट्रों में और यूरोपीय राष्ट्रों में मंदी की स्थिति निर्मित हुई थी। तो दुनिया में सहयोग और कोऑपरेशन के साथ विकास करने के लिए दुनिया के 20 आर्थिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्रों का एक संगठन बनाया गया था 1999 में, जिसमें 20 राष्ट्र हैं, 19 राष्ट्र और 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूरोपियन यूनियन और दूसरा अफ्रीकन यूनियन। जैसे G7 की स्थापना 7 विकसित राष्ट्रों ने 1975 में किया था, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान, ये जो 7 राष्ट्र हैं, जर्मनी, वैसे ही 20 राष्ट्रों का संगठन G20 बनाया गया था। और ये जोहान्सबर्ग का जो सम्मेलन था G20 का, ये 20वां सम्मेलन था और इस 20वें सम्मेलन में भारत ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है और इस सम्मेलन से अमेरिकी दादागिरी की समाप्ति की शुरुआत हुई है। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।